क्या हुआ लड़के, कम कैसे हैं भाई? हेलो भावेश दादी, सर ज्वाइन कर रहे हैं सर। ज्वाइन कर रहे हैं? चलो बोलो बोलो, जल्दी से ज्वाइन कर ले। देखिए आज मीटिंग हुई थी हमारी 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक है ना? तो उन्होंने बोला है कि आप लोगों का टेस्ट लें कभी, तो ऐसा करेंगे ना। अब नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट कल है ना? हेलो, हाँ सर, सैटरडे। यस सर। सैटरडे को तो ले लेंगे क्लास, पर आगे जो है ना टेस्ट लूंगा मैं आपका, ठीक है? तो इसलिए जितने पढ़ाया है उसकी तैयारी अच्छी तरह कर लो, और बीच बीच में मैं पूछता ही हूँ आपसे, ठीक है ना? वो भी आपके लिए अच्छा है। तो आप साथ के साथ में रिवाइज कर लेना, टेस्ट लेंगे आपका एक अगले गुरुवार को, है ना? ठीक है। तो हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई डाउट हो तो बोलो स्टूडेंट्स, ठीक है ना? फिर टेस्ट के लिए सबको बता देना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। पहले आपके चल रहा था डायरेक्ट स्टाइल हो गई, ठीक है, डिस्चार्ज स्टाइल हो गई पॉलिस्टर में, ठीक है ना? अब रेजिस्ट स्टाइल करेंगे पॉलिस्टर पे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है आपके, ये सबसे पहले तो कोई पॉलिस्टर फैब्रिक लेंगे, उस पॉलिस्टर फैब्रिक को इसमें डिप करते हैं आपके एक सॉल्यूशन, ये पेस्ट बना हुआ है, वो 50 पार्ट जो होता है वो डिस्पर्सोल पीसी डाई होगी। ये डाई है एक्चुअली डिस्पर्सोल पीसी डाई, ठीक है? ये सिट्रिक एसिड और ये सोडियम एल्जिनेट पेस्ट, ये पेस्ट है 5% का बनाया हुआ है, ठीक है? 5%। तो ये टोटल का सोडियम एल्जिनेट पेस्ट पर लीटर, एंड ये है 100 पार्ट्स पर लीटर, ठीक है ना? 100 पार्ट सोडियम एल्जिनेट 5% का होगा 1 लीटर में, ये होगा 100 पार्ट, ठीक है? एंड ड्राइड एट 100 डिग्री सेल्सियस। पहले तो इसको इस पेस्ट में डिप करके निकालेंगे, पेडिंग करेंगे, उसके बाद में इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, इसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद में प्रिंट करेंगे ये 600 पार्ट्स मैप प्रोग्राम, ठीक है? ग्लिसरीन 100 पार्ट्स ग्लिसरीन और 102 पार्ट्स सोडा ऐश और 8 पार्ट्स कास्टिक सोडा, ठीक है? तो ये इस तरह का रेजिस्ट स्टाइल में आएगा। और इसके बाद में जो फैब्रिक है, this fabric is then the fabric is then dried at 110 degree Celsius and steamed with superheated steam। सुपरहीटेड स्टीम से स्टीम करेंगे तब इसमें इफेक्ट आएगा, ठीक है? स्टीम का जो टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस और 8 मिनट का टाइम दिया है, ठीक है ना? ये 8 मिनट नहीं, 1 मिनट है यार, ठीक है? देन रिडक्शन क्लियरिंग आप जानते हैं, आरसी ट्रीटमेंट होता है, वो इसमें देते हैं सिंपली, ठीक है ना? एसिड के साथ में इसको ट्रीट करते हैं। तो इसमें जो कोई भी वो एल्कलिनिटी वो है, मींस न्यूट्रलाइजेशन का, जस्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन है, वो ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है? सोप विद डिटर्जेंट, देन रिंस्ड एंड ड्राइड। रिंसिंग करेंगे और फाइनली इसको ड्राई कर देंगे, ठीक है? तो ये आपके पॉलिस्टर फैब्रिक का रेजिस्ट स्टाइल प्रिंट हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटिंग ऑफ पॉलिस्टर सेल्यूलोजिक ब्लेंड। अभी तक हमने प्योर पॉलिस्टर का देखा है, ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ? आवाज कुछ पूछना है तो बोलो। सर इसमें हमने पहले, हाँ सर इसमें पहले अपन ने डाई कर दी, फिर उसके बाद में प्रिंट लगाया उस पे। बिल्कुल सही, ये थोड़ा अलग टाइप का मेथड है। एक्चुअली ये पहले ये जो है ना रेजिस्ट स्टाइल का है,
लेकिन इसके अंदर डिस्पर्स ये क्या है, डिस्चार्ज स्टाइल टाइप का दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो सिट्रिक एसिड का वर्क है वो रेजिस्टिंग का ही है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जो है आपके रेजिस्ट स्टाइल का है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड जो है ना इसका वर्क रेजिस्ट स्टाइल का है, तो इसमें जो प्रिंट जो है ना वो जहां जहां पर ये प्रिंट होगा, ये जो प्रिंट बाद में कर रहे हैं ना हम, ठीक है, इस जगह पर ये प्रिंट नहीं होगा, बाकी दूसरी जगह पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से है, ये सोडा ऐश नहीं और तो सर एक बात, एक मिनट, सोडा ऐश सर, और एक बात कास्टिक तो सोडा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। एक बार तो सर हमने पूरी डाई कर दी है इसमें, तो फिर सिट्रिक एसिड किसको रेजिस्ट करेगा उस टाइम? एक्चुअली सिट्रिक एसिड नहीं है इसमें, एसिड के साथ में डाई ली है ना, तो ये जो है ना ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड को, ये जो बेस लिया हुआ है ना ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा इसमें। तो ये जो प्रिंट है ना एक्चुअली होता है रेजिस्ट स्टाइल का है, दिख रहा है अपने को ये आपके डिस्चार्ज स्टाइल का, ठीक है, बाकी ये रेजिस्ट स्टाइल टाइप का ही प्रिंट है, ठीक है ना। तो इस ये एलोन मेथड है, इसमें सबसे पहले हम प्रिंट ही पहले डाई ही करते हैं, उसके बाद में प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। ये पॉलिस्टर के केस में डिस्चार्ज जो है व्हाइट रेजिस्ट प्रिंट में आएगा, ठीक है। डिस्चार्ज का मत कर देना, डिस्चार्ज प्रिंट में नहीं है, ये एक्चुअली रेजिस्ट में ही है, पर इसमें मेथड थोड़ा उल्टा दिया हुआ है उस तरह से, ठीक है। नाउ प्रिंटिंग ऑफ पॉलिस्टर सेल्यूलोजिक ब्लेंड। पॉलिस्टर और सेल्यूलोज अभी तक जो अपन ने किया है वो आपने पॉलिस्टर, प्योर पॉलिस्टर का किया था। हेलो, हाँ बोलिए, हेलो, आवाज नहीं आ रही यार, कौन है भाई, हेलो। नाउ प्रिंटिंग ऑफ पॉलिस्टर सेल्यूलोजिक ब्लेंड्स, अभी तक जो अपन ने किया है वो केवल पॉलिस्टर प्योर पॉलिस्टर पर किया है, उसमें कहीं कोई ब्लेंड नहीं था, ठीक है। अभी हम करेंगे पॉलिस्टर सेल्यूलोजिक ब्लेंड्स पर। तो एक्चुअली ये दो फैब्रिक मतलब टू टाइप के इसमें फैब्रिक्स हो गए इसमें, ठीक है ना। ये टू टाइप के पोर्शन हो गए, पॉलिस्टर और कॉटन। ये सेल्यूलोजिक का मतलब है पॉलिस्टर कॉटन, पॉलिस्टर विस्कोस, ठीक है, दोनों ही सेल्यूलोजिक है, ठीक है। तो इन दोनों का जो ब्लेंड है उसको हम अगर प्रिंट करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि ड्यूरिंग प्रिंटिंग ऑफ ब्लेंड्स इट शुड बी कीप इन माइंड दैट which component is small and which one is large। देखिए जो पोर्शन ज्यादा होगा तो उसी से रिलेटेड डाई हम ज्यादा लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पॉलिस्टर 80% है, तो टोटल जो डाई है, जितनी डाई लेनी है उसका 80% हम डिस्पर्स डाई लेंगे, और बाकी रिमेनिंग जो है वो 20% या तो रिएक्टिव डाई लेंगे या फिर वेट डाई लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि रिएक्टिव या वेट डाई वो आपके विस्कोस पर हो सकती है, कॉटन पे हो सकती है, पॉलिस्टर पर जो होगी वो डिस्पर्स डाई होगी, ठीक है ना। नाउ तो ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है, किसका पोर्शन क्या है या ब्लेंड परसेंट क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इफ द पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड कंटेंट्स लेस देन 15% सेल्यूलोजिक पोर्शन, अगर 15 क्या हुआ नेहरू 15% सेल्यूलोजिक पोर्शन से कम है, ठीक है ना, मीन्स पॉलिस्टर का ब्लेंड जो है वो 85% है, कॉटन का 15% है, तो उस केस में हम केवल डिस्पर्स डाई ले लेंगे, ठीक है ना। तो उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि 15% से नीचे को लगभग इन्होंने नेग्लिजिबल माना है, ठीक है। Then dispersed dye alone can be used especially for light to medium shade, and the dispersed
the dispersed dye fixed by usual method, that is thermofixing, steaming और steaming under pressure, ठीक है। और इस डाई को हम थर्मोफिक्सिंग मेथड के थ्रू, मींस हाई टेम्परेचर के थ्रू, स्टीमिंग के थ्रू, और हाई टेम्परेचर स्टीमिंग के साथ में हाई प्रेशर देंगे, उसके थ्रू उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। सिंगल स्टेज मेथड और टू फेज मेथड दोनों ही इसमें यूज में लेते हैं। देखिए अगर 15% से कम है उस केस में हम सिंगल फेज मेथड यूज में लेंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। यस सर, यस सर। 15% से कम में, जैसे मान लीजिए पॉलिस्टर कॉटन का ब्लेंड है, 85 का है आपके पॉलिस्टर, 85 पॉलिस्टर है और बाकी कॉटन है, तो उस केस में केवल डिस्पर्स डाई ही लेंगे, या कॉटन वाली डाई नहीं लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा है तो फिर दोनों ही लेनी पड़ेगी, उसके लिए टू फेज मेथड हमें काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल, ये बता दिया, सिंगल स्टेज मेथड एंड टू फेज मेथड आर यूज्ड टू प्रिंट द ब्लेंड्स, ठीक है। दोनों ही हम इसमें काम में लेते हैं। नाउ अब सिंगल फेज मेथड देखिए, तो प्रिंटिंग विथ पिगमेंट्स। देखिए पिगमेंट्स का मैंने बताया था, पिगमेंट्स का जो ये क्या है, सिंगल फेज मेथड है। तो पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स एक्चुअली ऐसे डाइंग एजेंट है या ऐसे कलरिंग एजेंट है जो कि पॉलिस्टर पर, कॉटन पर, वूल पर, सभी के ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। तो टू फेज मेथड की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है ना। ये सिंगल फेज में ही काम चल जाता है, ठीक है, क्योंकि पिगमेंट्स आप कॉटन के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं, पॉलिस्टर पर भी कर सकते हैं, वूल पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पिगमेंट्स से इसको प्रिंट करेंगे। द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द पिगमेंट प्रिंटिंग इज द बाइंडर। बाइंडर से क्या बनता है? आपके पेस्ट होता है। बाइंडर इसमें पेस्ट बनाने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें बाइंडर लेंगे, पॉलीयूरेथीन एक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीयूरेथीन एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन ब्यूटाडाइन आर यूज्ड। एक्चुअली ये जो दिए हुए हैं ये सब क्या है? पॉलीयूरेथीन एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन ब्यूटाडाइन, ये तीन अलग अलग बाइंडर दिए हुए हैं, ठीक है ना। जो कि पॉलिस्टर के केस में, पॉलिस्टर कॉटन या पॉलिस्टर विस्कोस के केस में प्रिंटिंग में यूज आते हैं, ठीक है। अब द क्यूरिंग ऑफ द फैब्रिक आफ्टर प्रिंटिंग इज डन बाय रेडिएशन हीट। रेडिएशन हीट के थ्रू, जैसे आपके कोई या आपके माइक्रोवेव ओवन लेते हैं या इस तरह का वो RF ड्रायर वगैरह होता है, ठीक है, या फिर इसी के तरह, मतलब इनडायरेक्ट हीट के थ्रू इसमें क्यूरिंग करेंगे। इसके रिसाइपी आप देख लीजिए। 100 पार्ट्स पिगमेंट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है? एक्चुअली पिगमेंट्स को घोलते हैं हम, ठीक है। इसका जो भी सॉल्वेंट है, पानी वगैरह है, उसमें इसको घोलते हैं। वाटर एक्वस मीडिया के पिगमेंट्स भी आते हैं, ठीक है ना। अच्छी तरह इसको सॉल्युबल कर लेते हैं, देन इसमें बाइंडर लेते हैं 200 पार्ट्स, 100 पार्ट्स पिगमेंट, उसका जस्ट डबल बाइंडर, देन 695 पार्ट्स इमल्शन थिकनर। इमल्शन थिकनर क्या करता है? इसका मेन पर्पस बाइंडर को बांधे हुए रखना है। बाइंडर को ये बांध के रखता है, बाइंडर को मतलब ब्रेकअप नहीं होने देता। अदरवाइज इमल्शन क्या है? ये बाइंडर क्या है, ब्रेक हो जाएगा और जो एक पेस्ट बना है वो पेस्ट, इसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं भाई पेस्ट फट गया, तो ऐसा नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो ये इमल्शन थिकनर, एसिड लिबरेटिंग साल्ट। ये एसिड लिबरेटिंग साल्ट क्या है? एक्चुअली एसिड लिबरेटिंग साल्ट की जरूरत पड़ती है जब हम हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर स्टीमिंग पर आपके क्यूरिंग करेंगे या इसका फिक्सेशन करेंगे, उस समय एसिड लिबरेटिंग साल्ट की
जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसको हमने लिया, एक होमोजेनियस पेस्ट बनाते हैं। तो एक्चुअली होमोजेनियस पेस्ट जो बनाएंगे इसमें होता क्या है कि ये अच्छी तरह से मिलना चाहिए, मीन्स कोई भी केमिकल का अलग से पोर्शन नहीं दिखना चाहिए, या पेस्ट अलग अलग नहीं होना चाहिए। होमोजेनियस पेस्ट बना लिया, इसके बाद में हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट करेंगे, देन ड्राइंग करेंगे, और ड्राई करने के बाद में इस पेस्ट इसको क्यूरिंग करेंगे हाई टेम्परेचर पर 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए। या तो क्यूरिंग चेम्बर होता है या स्टेंटर होता है, उस पर हम इसको क्यूरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा BASF मेथड, ये इसका नाम है, एक पर्टिकुलर कंपनी में किसी ने खोजा होगा, तो ये उसका है BASF मेथड, ठीक है। तो नाउ ए स्टोक थिकनिंग इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड एज अंडर। तो सबसे पहले स्टोक सॉल्यूशन या स्टोक थिकनिंग पेस्ट प्रिपेयर करते हैं। वो देखिए आप, रेसिपी है इसकी 400 पार्ट सोडियम एल्जिनेट। हम जितने भी पॉलिस्टर से रिलेटेड फैब्रिक्स हैं उन सबके लिए हम सोडियम एल्जिनेट लेते हैं। तो ब्लेंड्स में भी ये चल जाता है, क्योंकि आपने देखा है रिएक्टिव डाई के साथ में अगर कॉटन को प्रिंट करते हैं तो उसमें सोडियम एल्जिनेट हम यूज लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका कोई इश्यू नहीं है, सोडियम एल्जिनेट पॉलिस्टर के साथ में भी यूज आता है, और साथ में ये कॉटन या सेल्यूलोजिक के साथ में भी यूज आता है, दोनों का ब्लेंड होता है उसमें भी यूज आता है, ठीक है। ये 10 पार्ट्स रेजिस्ट साल्ट लेंगे, देन सिट्रिक एसिड लेंगे 5 पार्ट्स, 10 पार्ट्स केलोगन टी, ये थिकनिंग एजेंट है, ये इसमें लेंगे 200 पार्ट्स ये स्टार्च ईथर पेस्ट, स्टार्च और ईथर का पेस्ट, ये 10% लेंगे, ठीक है। 10 पार्ट्स यूरिया बल्क हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, ये यूरिया बल्क, ये क्या है मतलब एक्सेस अमाउंट में है यूरिया, तो यूरिया यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक एजेंट का काम करेगा, ठीक है। इन सब को लेके और सबसे पहले फैब्रिक को इससे पास कर लेंगे, मीन्स इसको पैड करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक इससे पैड होगा, ठीक है, और उसके बाद में ये प्रिंट होगा। नाउ देन फैब्रिक इज देन प्रिंटेड विद ए पेस्ट कंटेनिंग the fabric is then printed with a paste containing 100 parts। ये कलरिंग मैटर है, ठीक है। ये स्टोक थिकनिंग है, और स्टोक थिकनिंग मींस ये आपके थिकनिंग एजेंट या फिर पेस्ट है, थिकनिंग एजेंट ये थिकनर है, ठीक है। 100 पार्ट्स ग्लाइसिन, और अगर इसमें कम पड़ता है उस केस में हम वाटर मिला लेंगे, टोटल इसको 1000 कर लेंगे, ठीक है। अगर विस्कोसिटी कम हो उसी केस में हम करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन डी CD ये आएगा आपके डाई फिक्सिंग एजेंट, ठीक है। नाउ सबसे पहले फैब्रिक को प्रिंट करेंगे, ड्राई करेंगे, देन इसमें थर्मो फिक्सिंग करेंगे। थर्मो फिक्सिंग मीन्स हाई टेम्परेचर पर इसको स्टेंटर से पास कर देंगे 210 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। देन रिंजिंग, इसकी रिंजिंग करेंगे, फिर सोपिंग विद डिटर्जेंट, अगेन रिंजिंग एंड ड्राइंग। ये इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नाउ ये हुआ 1 फेज मेथड। इसमें जितना भी था स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे ये सिंगल फेज मेथड था, ठीक है। इसमें पॉलिस्टर और सेल्यूलोज मींस पॉलिस्टर कॉटन या पॉलिस्टर विस्कोस का जो ब्लेंड लिया था, इसका सिंगल फेज पर
सिंगल मेथड, सिंगल फेज में एक फेज में ही इसका पॉलिस्टर सेलुलोज का ब्लेंड का प्रिंट हमने किया है सिंगल मेथड इस फेज में। अब जो नेक्स्ट है वो है आपके टू फेज मेथड। तो इस टू फेज मेथड में सिंपली ये क्या है, सबसे पहले फैब्रिक इसमें प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद में प्रिंट करेंगे और उसके बाद में इसको दूसरा ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना। तो ये भी देख लेते हैं इसमें टू फेज मेथड। इन टू फेज मेथड्स कॉम्बिनेशन, सबसे पहले सर जैसे पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड है तो सबसे पहले आप उसका पॉलिस्टर की डाई से इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। अगेन उसके बाद में विस्कोस वाली डाई से इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये मेथड यूज में आएगा, ठीक है। नाउ इन टू फेज मेथड combination of two classes of dyes is mainly used, that is disperse reactive or disperse wet combination. एक्चुअली दोनों जो डाइज है वो एक साथ में ही लेंगे इसमें और एक साथ में ही प्रिंट करेंगे इसमें, ठीक है ना। ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेज द डिस्पर्स डाई इज फिक्स्ड एंड इन द सेकेंड स्टेज रिएक्टिव और वेट डाई इज फिक्स्ड, ठीक है ना। द डिस्पर्स डाई इज फिक्स्ड बाय थर्मोसोल और स्टीमिंग प्रोसेस, ठीक है। डिस्पर्स डाई को पहले फिक्स कर देंगे थर्मोसोल और स्टीमिंग प्रोसेस पर अंडर प्रेशर एंड द रिएक्टिव डाई इज फिक्स्ड बाय सिलिकेट, तो सिलिकेट पैडिंग मेथड, ठीक है ना। और अगर रिएक्टिव डाई नहीं लिए, इसकी जगह वेट डाई अगर आपने लिए तो वेट डाई इज फिक्स्ड बाय फ्लैश एजिंग आफ्टर पैडिंग द प्रिंटेड मटेरियल विद एल्कलाइन हाइड्रोसल्फाइड। तो सबसे जैसे प्रिंट किया आपने कोई फैब्रिक, ठीक है, प्रिंट करने के बाद में उसको पहले तो हाई टेम्परेचर पर थर्मोसोल मेथड के थ्रू रिएक्टिव पॉलिस्टर की डाई को फिक्स कर दिया। देन इसके बाद में स्टीम एजिंग करी, तो उसमें जो फैब्रिक थर्मोसोल मेथड से फिक्स किया हुआ है उसी को सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या अल्कलाइन हाइड्रोसल्फाइड से ट्रीट कर दिया। पहले आपके इसमें डिस्पर्स डाई फिक्स हुई और उसके बाद में आपके रिएक्टिव डाई जो है वो फिक्स हुई, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? कुछ पूछना है तो बोलिए। हेलो। यस सर, दोबारा समझा दो एक बार। कहाँ से बताएं, थोड़ा बताओ। टू फेज मेथड, ये टू फेज वाला, हाँ जी। टू फेज मेथड में दोनों डाई साथ साथ में लेते हैं, पॉलिस्टर के लिए, विस्कोस के लिए या कॉटन के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है 50 पार्ट रिएक्टिव डिस्पर्स डाई, 50 पार्ट रिएक्टिव डाई, विनाइल सल्फोन टाइप के दोनों डाई हमने ले ली, ठीक है। फैब्रिक को प्रिंट किया, ड्राई किया, फिर इसके बाद में आपके हाई टेम्परेचर पर थर्मोसोल मेथड के थ्रू डिस्पर्स डाई फिक्स की। वहां से फ्री होने के जस्ट बाद में हम इसको सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से ट्रीट करेंगे। तो उससे ट्रीट करने के केस में अगर रिएक्टिव डाई है तो हम इसको सिलिकेट पैडिंग मेथड से ट्रीट करेंगे। तो सिलिकेट पैडिंग मेथड से ये क्या होगा, रिएक्टिव डाई फिक्स हो जाएगी। थर्मोसोल सिलिकेट पैडिंग मेथड, ये दोनों डिस्पर्स डाई एंड रिएक्टिव डाई के केस में काम लेंगे। एंड थर्मोसोल और हाइड्रोसल्फाइड मेथड ये काम लेंगे डिस्पर्स डाई एंड वेट डाई के केस में। बोलिए, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। यस ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसकी रेसिपी है
ठीक है ना। 50 पार्ट हमने डिस्पर्स डाई लिए, 50 पार्ट रिएक्टिव डाई। विनाइल सल्फोन टाइप की, देखिए विनाइल सल्फोन टाइप की डाई है, ये आमतौर पर प्रिंटिंग में काम आती है। सिंपली रिएक्टिव डाई प्रिंटिंग में हम यूज नहीं ले सकते हैं। उसमें क्या है, उसका एयर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और फेडिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो वो फेडिंग से बचने के लिए इसमें विनाइल सल्फोन टाइप की रिएक्टिव डाई हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। 700 पार्ट्स इमल्शन थिकनर और मॉडिफाइड ल्यूकोस्ट बीम गम। ये मॉडिफाइड ल्यूकोस्ट बीम गम, ये एक बीन होती है, जिस तरह ग्वार की फली होती है उसी तरह ल्यूकोस्ट बीन गम होती है, ठीक है। तो इसके जो बीज होते हैं उससे गम बनता है, पेस्ट बनता है, उसका लिया है हमने 700 पार्ट्स, ठीक है। और 10 पार्ट्स इसमें रेजिस्ट साल्ट एल लिया है और 2 पार्ट्स इसमें है 2 पार्ट्स वेटिंग एजेंट्स, ठीक है ना। मीन्स वेटिंग एजेंट, क्या हुआ टाइम कम रह गया। 2 पार्ट्स वेटिंग एजेंट मतलब ये डिस्पर्स डाई, रिएक्टिव डाई और इन सबको अच्छी तरह से पेस्ट बनाने के लिए सरफेस टेंशन को कम करने का काम करेगा। सिंपली अपने टर्की रेड ऑयल या TRO है वो इसमें काम में ले लेते हैं, ठीक है ना। और साथ में हम एसिटिक एसिड पीएच को थोड़ा अल्कलाइन एसिडिक पीएच करने के लिए इसमें ये लेंगे, ठीक है ना। एसिडिक पीएच एसिटिक एसिड पीएच को हल्का सा एल्कलाइन करने के लिए इसमें लेंगे और टोटल पार्ट जो है 1000 कर लेंगे इसका, ठीक है। अब सबसे पहले फैब्रिक को प्रिंट करेंगे, ठीक है। कोई भी मेथड इसमें काम लेंगे प्रिंटिंग का, ठीक है। प्रिंटिंग के बाद में फैब्रिक इज थर्मोफिक्स्ड एट 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए इसको हम फैब्रिक को फिक्स कर 1 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर पर 210 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टेंटर से पास कर देंगे, ठीक है। तो थर्मोफिक्सिंग के थ्रू कौन सी डाई फिक्स होगी इसमें, भावेश दादीज आप बताइए जरा। यस सर। हाँ, थर्मोफिक्सिंग की है ना अभी 2210 डिग्री पे। हाँ सर, हाँ की है, तो कौन सी डाई फिक्स होगी इससे? सर, इससे 1 सेकंड में बता। 2 डाई काम स्टीमिंग में ना? प्रोसेस में सर डिस्पर्स डाई होती है, स्टीमिंग प्रोसेस अंडर प्रेशर। स्टीमिंग कहाँ दे रहे हैं हम इसमें, थर्मोफिक्सिंग कर रहे हैं ना भाई। हाँ सर। आपको ये तो ध्यान है क्या कर रहे हैं हम लोग अभी? हाँ हाँ सर। क्या कर रहे हैं बताओ जरा। सर वो ब्लेंड पे कर रहे हैं अब। कौन कौन सा पॉलिस्टर ब्लेंड विस्कोस लिया का है? वो सेलुलोजिक, कौन कौन सा पॉलिस्टर ब्लेंड और लिया है? सेलुलोजिक। पॉलिस्टर और सेकंड फेज मेथड कर रहे हैं। अरे पॉलिस्टर सेलुलोज। पॉलिस्टर एंड सेलुलोजिक। सेलुलोज में कौन कौन से फाइबर आते हैं? सेल्यूलोजिक फाइबर जिनमें सर सेल्यूलोज होता है, जैसे कॉटन हो गया अपना, विस्कोस। कॉटन है और कॉटन के सर अलावा विस्कोस भी है। विस्कोस भी है, तो वेरी गुड। विस्कोस भी है। हाँ, तो जो कपड़ा होगा वो कौन सा होगा, पॉलिस्टर कॉटन, पॉलिस्टर विस्कोस? दोनों एक साथ चल रहे हैं। अरे दोनों कपड़े दोनों एक साथ कर रहे हैं डाई तो। दोनों कपड़े एक साथ नहीं लेंगे, कपड़ा एक ही होगा जिसमें या तो पॉलिस्टर कॉटन का ब्लेंड होगा या ब्लेंड विस्कोस का ब्लेंड होगा। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ हाँ ब्लेंड दोनों है। कपड़े एक साथ कैसे लेंगे, ठीक है। अलग अलग टेबल सर मेरा मीन था कि मतलब डाइंग एक साथ हो रही है, अलग अलग नहीं हो रही। हाँ, तो कौन कौन सी डाई ली है इसमें? हेलो सर इसमें 2 डाई ले रहे हैं अपन। हाँ हाँ सर। आप 2 डाई लिए, डिस्पर्स और रिएक्टिव। डिस्पर्स डाई लिए और रिएक्टिव डाई लिए। डिस्पर्स रिएक्टिव कॉम्बिनेशन।
हाँ ठीक है। तो डिस्पर्स रिएक्टिव डाई जब लिए तो रिएक्टिव अब किसी दूसरे को पकड़ते हैं। दुर्गेश कुमार तुम बताओ जरा। दुर्गेश, दुर्गेश देखिए, जो स्टूडेंट बोलेंगे नहीं ना हम एब्सेंट करेंगे उनकी, क्योंकि इससे यही पता चलता है कि आप मोबाइल को चालू रख के कहीं चले गए घूमने। अभी ये दुर्गेश की आवाज नहीं आ रही, देखो मैं 3 बार आवाज दे रहा हूं और इसमें तो इसका नाम आ रहा है, ठीक है ना। अब इसकी एब्सेंट मार्क करते हैं। कल भी एक लड़का था, कौन था वो, हुकरिया, और भावेश कुमार प्रेजेंट है कि नहीं है? भावेश जी सर। प्रेजेंट हो तो बोलते क्यों नहीं? अरे हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी क्लियर। कौन सी रिएक्टिव डाई काम में ली है इसमें? भावेश कुमार। हाँ सर, क्वेश्चन जी। मैं बोल तो रहा हूँ, कौन सी रिएक्टिव डाई काम में ली है? रिएक्टिव डाई के टाइप्स होते हैं ना? हाँ विनाइल सल्फोन। रिएक्टिव डाई के टाइप्स बता सकते हो? रिएक्टिव डाई सर मोनोट्राइजाइन वाली और सर डाइट्राइजाइन। अच्छी तरह बोलो। मोनो। कोल्ड ब्रांड सर। हाँ बोलो मोनो। हाँ सर, कोल्ड ब्रांड हॉट ब्रांड सर। हाँ ठीक है। हॉट ब्रांड कौन सी होती है? हॉट ब्रांड मोनो सर वो हाँ मोनो। सर। अरे बोलो बोलो। सर हॉट ब्रांड तो होते सर डाइट्राइजाइन वाले और कोल्ड ब्रांड मोनोट्राइजाइन। ऐसा है, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो, ठीक है। डाई का नाम भी ढंग से नहीं ले पा रहे आप लोग। मोनोक्लोरोट्राइएजाइन है और डाइक्लोरोट्राइएजाइन, ये नाम होते हैं इनके। तो मोनोक्लोरो यानी कोल्ड हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई, ठीक है। और डाइक्लोरोट्राइएजाइन ये हुई आपके कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव, ठीक है। एक H टाइप होती है और एक M होता है और HE होती है, ठीक है, हाईली एग्जॉस्ट, और एक विनाइल सल्फोन। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो फिर याद करो इनको, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम करते हैं इसमें थर्मोफिक्सिंग। तो 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर थर्मोफिक्सिंग करते हैं 1 मिनट के लिए। तो इस थर्मोफिक्सिंग से डिस्पर्स डाई जो है वो फिक्स हो जाएगी। इसके बाद में द फैब्रिक इज देन पैडेड विथ सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट से इसको पास करते हैं और सोडियम सिलिकेट का जो सॉल्यूशन है ये 110 डिग्री ट्वेडल का। अभी ट्वेडल एक नई चीज आ गई। ट्वेडल मीटर के बारे में आपको बताया था या नहीं बताया मैंने पहले? बताइए जरा कोई भी स्टूडेंट। सुना है सर। सुना है, देखा नहीं है? एक्चुअली यूनिट होती है। हेलो बोलिए बोलिए। हाँ सर, इसमें यूनिट वो होती है। मर्क्यूरी यूज करते हैं ना? सर ये कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है। नहीं एक्चुअली सर ये टोटल में बोलिए, बोलने पे मना नहीं है, बोलो पर पूरा बोलो नहीं है। सर इसमें वो मर्क्यूरी से अपन मेजर करते हैं ना सर, ये प्रेशर का सर। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, ट्वेडल मीटर जस्ट लाइक लैक्टोमीटर। और लैक्टोमीटर भी अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो पिपेट होता है ना, ठीक है, पिपेट में जो पोर्शन नीचे बीकर में डिप होता है वो पोर्शन नहीं होता, मतलब जहां पर पिपेट में जो थोड़ा सा बबल होता है जिसमें कि वो लिक्विड भरता है, अपन पिपेटिंग करते हैं ना, तो उसी को जैसे मान लीजिए नीचे सील कर दिया, ठीक है, और उसमें लेड यानी जो शीशा होता है उसकी गोलियां भर देते हैं। ऊपर में एक उसको कैलिब्रेट करके एक स्केल होता है इसका, आपके
पेपर स्केल उसमें लगा देते हैं, ठीक है ना, और ऊपर से सील कर देते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट को किसी भी लिक्विड, मतलब लिक्विड यानी कि एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, किसी में भी हम डिप करते हैं तो एकदम स्ट्रेट में तैरेगा ये। समझ में आ रही है बात? अगर मिलेगा इसका फिगर तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये उसमें तैरेगा। और हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस Hello? सर। सर आ रही है। बस ये खत्म होने वाला है पोर्शन। ये उसमें तैरेगा और उस जो पट्टी होती है उस पट्टी के ऊपर में वो बना हुआ रहता है आपके, ठीक है। तो उससे हम पढ़ लेते हैं कितना डिग्री ट्वेडल हुआ। बाकी मैं कल बता रहा हूँ, खत्म होने वाली है मीटिंग, ठीक है ना।